ओके जी, शुरुआत करते हैं जी। ओवरहेड्स का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, बस एक आधा सवाल आपको करवाना है, वो फिर इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा जब आप लोग आएंगे, तो आपकी मौजूदगी ज़रूरी है उसके लिए। प्लान तो मेरा यही था, और वैसे भी ऑर्डर यही बनता है कि जब हमारा ओवरहेड्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर हम मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ आएँ। लेकिन अब चूँकि वो चैप्टर मैं नहीं शुरू करा सकता क्योंकि आप लोग मौजूद नहीं हैं, तो एक चैप्टर है कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन वाला चैप्टर, चैप्टर 7 है आपकी किताब का। ये हम करते हैं। ये चैप्टर कराया इसलिए जा सकता है कि ये चैप्टर आधा तकरीबन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और वो आधा कैसे पढ़ा हुआ है, मैंने बारहा आपके सामने जो है वो लेजर्स बनाए, मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल, फिर लेबर को मैंने लिंक किया जाके, वो तमाम लेजर्स मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं। तो ये चैप्टर उसी के मुतल्लिक है, वही पूरा साइकिल यहाँ पर भी आएगा। बस अब ये है कि प्रॉपर एंट्रीज़ जो हैं वो मैंने आपके सामने लिखनी है, तो मेरे ख्याल में एंट्रीज़ आपके लिए समझना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी। डेबिट क्रेडिट ही है, कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, लेकिन बहरहाल काम हमारा चल जाएगा। तो ये कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन वाला जो है ये इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करते हैं जी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके साथ जो है वो एक साइकिल पूरा शेयर करता हूँ, और उस साइकिल के बाद फिर हम इसकी कुछ एंट्रीज जो हैं वो देखते हैं, और फिर हम आगे चलते हैं। क्लास आज भी मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखूँगा, नॉर्मली क्लास रखूँगा, तो ताकि ज़रा काम हमारा आसान हो जाए। चैप्टर है जी कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन। आसान चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, 2 से 3 दिनों में ये कंप्लीट हो सकता है बड़े आराम से। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, नाम से ये पता लग रहा है कि आप जब भी कोई प्रोडक्शन करते हैं, जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसके अंदर कॉस्ट जो है वो किस तरीके से फ्लो करती है। ओके, अब ये बेसिकली चैप्टर आपके लिए आसान इसलिए है कि आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी पढ़ लिया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, लेबर भी पढ़ लिया, और ओवरहेड्स भी पढ़ लिया। यानी कि कॉस्टिंग के जितने भी एलिमेंट्स थे, उसमें मटेरियल था, लेबर था और ओवरहेड्स थे, वो सारे एलिमेंट्स आपने पढ़ लिए हैं। आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है कि क्या चीज़ कैसे है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट ये हमेशा आप स्टार्ट ऑफ द पीरियड करते हैं, यानी जो भी आपका पीरियड है, मंथ है, साल है, ये आप उसके शुरू में करते हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि चूंकि आपने सेल प्राइस डिफाइन करनी होती है, और सेल प्राइस आपने जब डिफाइन करनी होती है तो जाहिर बात है वो तो जब बिजनेस शुरू करेंगे तो शुरू करने से पहले सेल प्राइस डिफाइन करेंगे ना, कि कितने की चीज़ आपने बेचनी है। तो कितने की चीज़ आपने बेचनी है ये डिसाइड करने के लिए जब तक आपके पास एक कॉस्ट नहीं होगी तब तक आप कॉस्ट डिफाइन ही नहीं कर सकते। ओके, अब कॉस्ट डिफाइन करने में आपको ये बात जरूर पता होती है कि आपकी प्रोडक्ट में मटेरियल कितने का लगेगा, आपकी प्रोडक्ट में लेबर कितने की लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है ओवरहेड्स में आकर, कि ओवरहेड्स आपको नहीं पता होते कि भाई कितने लगेंगे। बिजली का बिल कितना आएगा, नो वन नोस। क्या आप बता सकते हैं इस महीने बिजली का बिल कितना आएगा? नहीं बता सकते आप। रेंट का चले मैं मानता हूं आप बता सकते हैं, इंश्योरेंस का मैं मानता हूं चले कहीं ना कहीं से कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन आप यूटिलिटीज का नहीं बता सकते, बिजली पानी गैस टेलीफोन नहीं बता सकते, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप नहीं बता सकते, ट्रैवलिंग आप नहीं बता सकते। यानी फैक्ट्री के जितने भी अखराजात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ नहीं है, जो कि फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, आप नहीं बता सकते कि कितने लगेंगे। उनको फिर आपको करना पड़ता है एस्टिमेट, और जब वो आप एस्टिमेट करते हैं तो फिर वो सारी ओवरहेड्स की कहानी शुरू हो जाती है कि एस्टिमेशन के बाद आप क्या करते हैं, उनको एलोकेट करते हैं। यार ये बंद कर दें। आप उनको क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं। एलोकेट के बाद आप उनको अपोर्शन करते हैं, अपोर्शन के बाद रीअपोर्शनमेंट करते हैं, रीअपोर्शनमेंट करने के बाद आप बजटेड ओवरहेड निकालते हैं, बजटेड ओवरहेड के बाद आप एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट को फिर आप अपनी प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद आप अंडर ओवर एब्जॉर्ब का डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस निकालने के बाद फिर अगला काम क्या होता है जी? अगला काम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में रिपोर्टिंग होती है, और रिपोर्टिंग के बाद एंट्रीज होती हैं। तो हम पहले एंट्रीज कर लेंगे, रिपोर्टिंग बाद में कर लेंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बाद ये चैप्टर आता है, लेकिन चले कोई बात नहीं, खैर है, हम पहले एंट्रीज करते हैं, उसके बाद हम रिपोर्टिंग कर लेंगे। तो भाईजान आप लोग पहुंच चुके हैं अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड तक की कहानी आपको सारी पता है। बस अब दो काम रह गए। एक तो इनकी जनरल एंट्रीज रह गई हैं कि जनरल एंट्रीज इनकी क्या होती हैं, और दूसरा क्या रह गया जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको रिपोर्ट कैसे करना है। छोड़े रिपोर्टिंग को, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को, हम एंट्रीज शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मटेरियल, दूसरे नंबर पे लेबर, और लास्ट में ओवरहेड्स।
तीन चीजें जी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा होती हैं। अब सारी बात ना, अब सारा रिकैप होगा, पिछले जो 39 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं ये उन सबका रिकैप होगा। ले जी, आपने कोई भी चीज खरीदी, रॉ मटेरियल की बात करते हैं, लेट्स अज्यूम 100 रुपए की। अब कितनी चीज खरीदनी है ये ईओक्यू बताएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताएगा। वहां पे यही पढ़ा था ना कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। ये 100 ही क्यों है ये आपको ईओक्यू बताएगा। और आपको सारी कहानी वो पता है कि आपने क्या सोच के क्वांटिटी ऑर्डर किया। आपने सोचा चलो 10 क्वांटिटी ऑर्डर कर देते हैं, 10 क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, वो 10 रुपए की होगी तो 100 रुपए की चीजें आ जाएंगी। मानते हैं इस बात को? तो इसका मतलब है इसके लिए हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर सारा पढ़ लिया हुआ। एंट्री क्या करेंगे इसकी? आप एंट्री करेंगे डेबिट मटेरियल अकाउंट 100 रुपए से, और क्रेडिट किसे करेंगे? कैश कर देंगे या पेबल कर देंगे, उसमें हम इतने इंटरेस्टेड नहीं है, हम मटेरियल में ज्यादा इंटरेस्टेड है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। उसके बाद एक लेजर आपका बनेगा जी वर्क इन प्रोसेस का। वर्क इन प्रोसेस जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन सब में वर्क इन प्रोसेस का लेजर बनता है। ओके, अब वर्क इन प्रोसेस का लेजर जहां पे भी बनता है इसका मतलब है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और वर्क इन प्रोसेस असल में प्रोडक्शन के अंदर जितने भी अखराजात हो रहे होते हैं वो सारे यहां पर आके क्लब हो रहे होते हैं। अब जब एक शख्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि भाईजान मुझे आप कोई ना कोई मटेरियल तो दें जिसको देख के मैं प्रोडक्शन करूं। तो भाईजान स्टोर वाले ने कहा ठीक है 100 रुपए का मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, तुम ये 100 रुपया लो और अपने पास ले जाओ। तो मटेरियल वाले की तरफ से 100 रुपया जो है वो निकल गया और वर्क इन प्रोसेस में आके क्लब हो गया। मैं काम करता हूं, मैं एंट्रीज ना सारी रेड से लिख देता हूं ताकि एंड पे प्रोमिनेंट रहे। ये बन गया जी डेबिट मटेरियल और क्रेडिट कैश। और यहां पे जब एंट्री होगी ये चीज यहां से निकल के यहां पर जाएगी तो आप इसकी एंट्री करेंगे डेबिट वर्क इन प्रोसेस 100 से और क्रेडिट मटेरियल 100 से। कोई प्रॉब्लम? और यहां पर आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर सामने आ जाएगा कि जो चीज आपने इशू करनी है वो FIFO पे होगी या वेटेड एवरेज पे होगी। हमारी एग्जांपल में तो एक ही 100 का मटेरियल पड़ा हुआ ना, हो सकता है आगे कोई 20 का और पड़ा हो, 600 का और पड़ा हो, 400 का और पड़ा हो, सारे इकट्ठे पड़े होंगे, उसमें से कौन से वाला जाएगा ये बात FIFO डिसाइड करेगी या वेटेड एवरेज डिसाइड करेगी। तो ये हमारा पूरे का पूरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर यहां पर लग गया। ठीक होगी बात? अब वो कहानी आपकी यहां पर रिपीट हो रही। प्रोडक्शन वाले बंदे ने कहा भाई सिर्फ मटेरियल देने से काम तो नहीं चलता, कुछ बंदे भी दें, उन बंदों को देखते हुए हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक होगी बात? ओके, अब जब बंदे जाहिर बात है आएंगे तो फिर बंदों की कोई ना कोई सैलरी भी है। अब बंदों को जब सैलरी पे की जाएगी, लेट्स अज्यूम बंदों को सैलरी पे की गई 50 रुपए, बंदों को सैलरी पे की गई 50 रुपए। अब जब 50 रुपए पे किए जाएंगे तो इस 50 रुपए की एंट्री क्या होगी? याद रखिएगा कि हेड ऑफिस जो होता है ना वो ये सारी की सारी जो है वो एंट्रीज करता है, वो पेमेंट करता है सैलरीज की। फैक्ट्री में सैलरीज की पेमेंट कभी भी नहीं होती, सारी कैलकुलेशन जो है वो हेड ऑफिस में होती है और हेड ऑफिस वाले जो है वो सबके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं या कैश पकड़ा देते हैं, जो भी उनका तरीकेकार है। उनको नहीं पता होता कि किस बंदे ने किस प्रोडक्ट को बनाने में काम किया, इनको नहीं पता होता। हाँ ये जरूर पता होता है कि कितना काम किया, लेकिन किस प्रोडक्ट में काम किया ये इनको नहीं पता होता। ये काम फैक्ट्री वालों को पता होता है। लेकिन अब हेड ऑफिस वालों ने अगर सैलरी पे करनी है तो उन्होंने सैलरी पे करते हुए कोई ना कोई एंट्री तो करनी है। तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं डेबिट लेबर एक्सपेंस 50 से और क्रेडिट कर देते हैं कैश से 50 से। वही एंट्री अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद जब ये एंट्री हो जाती है, लेबर को सैलरी सारी पे हो जाती है, फिर फैक्ट्री वाले आते हैं और कहते हैं कि सर ठीक है आपने सैलरी पे करनी थी, आपने क्रेडिट कैश कर दिया, डेबिट आपने लेबर एक्सपेंस कर दिया, लेकिन ये 50 रुपए की कॉस्ट नहीं, एक्सपेंस आउट नहीं होनी थी, ये तो हमारी इन्वेंट्री का पार्ट बननी थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं और उस पर जितने भी अखराजात लगते हैं वो आप एक्सपेंस आउट नहीं करते बल्कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। तो इसलिए सर आपने जो लेबर को एक्सपेंस आउट कर दी ना, ये आपने गलत कर दी है, इसको एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए था, इसको तो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए था। तो अगर इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए था तो इसका मतलब है कि ये यहां पर लेबर मुझे वापस रिवर्स करनी पड़ेगी और वर्क इन प्रोसेस में लाकर मुझे इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो मेरी जो एंट्री यहां पर बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी डेबिट वर्क इन प्रोसेस 50 से और क्रेडिट लेबर एक्सपेंस 50 से। नहीं जी, एक दूसरी एंट्री है जो कि मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
और इनके बीच में एक लाइन लगा देते हैं हम, ताकि आपको पता रहे कि ये दो सेपरेट एंट्रीज हैं। बात समझ आ गई? यहां तक हम सब साथ हैं? ओके। अब ये काम करने के लिए ये 50 कैसे आया? पूरा लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर है। कितनी अमाउंट पे करनी है लेबर को आपको सब पता है। आर्स आपको देखने पड़ेंगे, आर्स देखने पड़ेंगे, आपको आर्ली रेट देखना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। आर्स पहली प्रोडक्ट को बनाने में 10 लगते हैं, लर्निंग कब आ जाता है? आर्स रिवाइज हो गए। तो इसका मतलब है पूरा लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर हम बोनस पे कर रहे हैं, बोनस की कॉस्ट आ जाएगी, हम ओवर टाइम पे कर रहे हैं, ओवर टाइम की कॉस्ट आ जाएगी। तो पूरा लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर सिर्फ ये पता करने के लिए है कि यहां पे हमने क्या लिखना। 50 से कैसे आया? पूरा लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर है। ठीक होगी बात? और इसके अंदर दो ही चीजें हैं, या नंबर ऑफ आवर्स हैं या लेबर रेट पर यूनिट है या पर आवर है। बस इसी दो के पीछे वो पूरा चैप्टर डिफाइन हुआ है। तो ये 50 कहां से आएगा? यहां पे लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर आ गया। ले जी, कहानी यहां पर भी खत्म नहीं हुई। हमने तो कहा था प्रोडक्ट की कॉस्ट में 3 चीजें होती हैं, मटेरियल होता है, लेबर होता है, साथ ओवरहेड्स होते हैं। अब ओवरहेड्स के बारे में क्या करें? ओवरहेड्स तो एक्चुअल हमें पता ही नहीं है, ओवरहेड्स एक्चुअल हमें पता नहीं है। गौर कीजिएगा, सॉरी यहां पे मैंने 100 लिखा नहीं, तो 100 होना चाहिए। क्या ये मटेरियल मैंने एक्चुअल में खरीदा था? बिल्कुल खरीदा था। क्या ये लेबर को मैंने खर्चा पे किया था? बिल्कुल पे किया था। ओवरहेड्स अभी नहीं आएंगे क्योंकि प्रोडक्शन तो शुरू में हो रही होगी ना। ओवरहेड्स का बिल अभी नहीं आएगा, वो तो महीने के आखिर में आएगा। वो तो एक्चुअल मुझे अभी नहीं पता। एस्टिमेट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब एस्टिमेट करना पड़ेगा तो मैंने कर दिया एस्टिमेट 20। लेट्स अज्यूम मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में 20 रुपए जाने चाहिए ओवरहेड्स की मद में, और ये 20 रुपए कैसे आए? एस्टिमेट किए। और ये 20 रुपए क्या है? क्या ये एब्जॉर्प्शन रेट नहीं है जो मैंने निकाला था? अगर मैं इसको एक यूनिट मान लूं कि ये वर्क इन प्रोसेस सिर्फ एक यूनिट है, तो जो मैंने एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट निकाला था, क्या ये 20 वो नहीं है? और अगर टोटल भी है तो कोई बात नहीं, एब्जॉर्प्शन रेट से ऊपर जो टोटल एफर्ट्स एब्जॉर्ब्ड हैं ये वो आ गए। इसके बारे में मैं अभी डिटेल से मजीद बात करता हूं कि ये 20 कहां से आया होगा। ओके, तो भाई अगर 20 यहां पर है तो इसका मतलब है कि मैंने एंट्री क्या कर दी? मैंने एंट्री कर दी डेबिट वर्क इन प्रोसेस 20 से। तो सर क्रेडिट क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा मैं ओवरहेड्स 20 से। तो यहां पर आ जाएंगे ओवरहेड्स 20 से क्रेडिट। गौर करें, दोनों लेजर में पहले ये वाली एंट्री हुई है, उसके बाद ये वाली एंट्री हुई है, लेकिन इस लेजर में पहले ये वाली एंट्री हुई है। बात जरा ज़हन में रखिएगा, यहां से भी बड़ा जबरदस्त किस्म का सीन निकलेगा। ओके, हम एज्यूम करते हैं कि ये 20 रुपए ना टोटल ओवरहेड्स हैं। अभी हम एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट वाली कॉम्प्लिकेशन में नहीं आते हूं, मैं बाद में लेके आता हूं। टोटल 20 रुपए हैं जी। ओके, उसके बाद हमने कहा ले जी अब हमारी प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गई, और हम कहां पर आ गए? हम आ गए फिनिश गुड्स के लेजर में। जब हम फिनिश गुड्स के लेजर में आए तो चीजें बनकर तैयार हुई 170, और यही बनकर यहां पर पहुंच गई। और इसकी एंट्री क्या की जाएगी? इसकी एंट्री तो इंतहाई आसान सी है, डेबिट फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स 170, और क्रेडिट करेंगे वर्क इन प्रोसेस 170। ठीक है जी। उसके बाद इन चीजों की सेल होगी, और हमारा जो लेजर बनेगा वो बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का। और जब कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बनेगा तो फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर आएगा। और चूंकि हमारे पास डिफरेंट रेट्स वाली चीजें बनी पड़ी होंगी, और उसमें से कौन सी वाली निकालनी है ये बात हमें कौन बताएगा? ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर बताएगा। और हम कॉस्ट ऑफ सेल में क्या करेंगे? डेबिट ये कर देंगे। एंट्री बनेगी डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स 170, और क्रेडिट फिनिश गुड्स। ठीक होगी बात? ले जी, इसके बाद हमारा महीना शुरू होगा, महीना एंड होगा, तो महीने के एंड पे पता लगेगा कि हमने सेल्स करनी लेट्स अज्यूम 300 रुपए की। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी बन गई 170 की, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया जी? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बल्कि एक काम करें, यहां पे जरा 2 मिनट के लिए रुकें, अभी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते। ले जी, यहां तक हम पहुंच गए, लेकिन अब महीना खत्म भी तो हो गया हुआ है।
अगर महीना खत्म हुआ है तो क्या असल वाले ओवरहेड्स के बिल नहीं आ जाएंगे? असल वाले ओवरहेड्स के बिल आ जाएंगे टोटल, पता लग जाएगा एक्चुअल यूटिलिटीज कितनी थी, एक्चुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितनी थी, एक्चुअल रेंट कितना था, एक्चुअल डेप्रिसिएशन कितनी, तो सारा काम जो हम एस्टिमेटेड करते रहे वो एक्चुअल हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। जब एक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें मिली तो लेट्स अज्यूम 30 रुपए के अखराजात हमारे हो चुके थे, 30 रुपए टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स थे। क्या आप ये 30 रुपए पे करेंगे? बिल्कुल 30 रुपए आप पे करेंगे, आपके एफ ओवरहेड्स है। डेबिट क्या करेंगे? डेबिट आप कर देंगे ओवरहेड्स, और इनको ना एफओएच भी कहा जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का भी लेजर कह दिया जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड का भी लेजर कह दिया जाता है, हाली ओवरहेड का लेजर भी कह दिया जाता है। तो बल्कि मैं नाम लिख ही देता हूं, इसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं, दोनों नाम है, कहीं हाली ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एंट्री कर दी, तो इसका मतलब ये है कि अब यहां पर एक 30 की अमाउंट भी आ गई, और क्रेडिट कैश का लेजर बन रहा होगा ज़ेनो के अंदर, वो आप क्रेडिट कैश कर देंगे। ठीक होगी बात? ओके, कैरी डाउन जीरो, कैरी डाउन जीरो, जीरो, फिर 10 किस तरह, इधर या उधर? आप लिख रहे हैं इसको इस साइड पे, और ये आपकी एक अदद बैलेंसिंग फिगर है। बात समझ आ रही है? दिमाग जरा लगाएं, ये एब्जॉर्ब्ड है, गए हुए ना प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हुए में, एब्जॉर्ब्ड है, ये एक्चुअल है। इतने होने चाहिए थे, इतने हो गए। शायद ये कुछ ऐसे बात बनी हुई है, अगर मैं रफ वर्क यहां पे बनाऊं, टोटल एफओएच जो मैंने एब्जॉर्ब करवाए हुए हैं वो 20 है, एक्चुअल एफओएच जब मेरा बिल आया वो 30 है। तो क्या कहानी बन रही है? अंडर एब्जॉर्ब्ड की। ये बात समझ आ रही है? ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ओके, बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहां पे 10 की, इस 10 की एंट्री करनी पड़ेगी। 10 की क्या एंट्री करेंगे आप? इस 10 की एंट्री आप ये करेंगे, क्रेडिट क्या हो रहा है भाई? क्या ओवरहेड्स क्रेडिट हो रहे हैं? ओवरहेड्स क्रेडिट हो रहे हैं। डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? गौर कीजिए, मुझे इतने करने चाहिए थे प्रोडक्ट की कॉस्ट में, कर मैंने दिए इतने, कम कर दिए। 10 से बढ़ाना चाहिए था कुछ, क्या बढ़ाना चाहिए था? ये 20 नहीं 30 होना चाहिए था। क्या वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दूं? नहीं सर, वो तो ऑलरेडी निल होकर फारिग हो चुका है, इस लेजर में तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं जा कर सकते यहां पे। चलिए इधर आ जाते हैं। क्या फिनिश गुड्स को डेबिट कर दूं? नहीं कर सकते, वो भी निल होकर फारिग हो गया हुआ है। क्या इसको डेबिट कर दूं? इसी को करना पड़ेगा, क्योंकि यही खाली पड़ा हुआ है, बाकी तो निल होकर फारिग है, जो कुछ है वो अब यहां पर होगा। तो इसका मतलब यह है कि आप यहां पर डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स असल में 10 रुपए से आपको बढ़ानी चाहिए थी। तो ये जो 10 रुपए हैं ये यहां से उठेंगे और इनकी यहां पर आके क्या होगी? कयाम हो जाएगा इनका। तो आप यहां पर लिखेंगे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। मैं यहां पे आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूं, लेकिन मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ना थोड़ा सा हम ये फॉर्मेट चेंज करेंगे। अभी फिलहाल मैं वहां पे ना जरा घुमा के बात लिखी हुई है, तो अभी मैं उस कॉम्प्लिकेशन में आपको लेके नहीं जा रहा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी आपकी? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 180 की हो गई। और अब बताइए जी, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया जी? आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया जी 120 का। ले जी, ये पूरी कहानी है कॉस्ट लो की। अभी इसमें मजीद बातें और हैं, एंट्रीज और हैं अभी, वो जरा कॉम्प्लिकेशन, लेबर को मजीद तोड़ा हुआ है, मटेरियल को मजीद तोड़ा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। तो फिलहाल ये सारी कहानी है जो कि हम यहां पे देख रहे होंगे। लेट्स अज्यूम, यहां तक समझ आ गया? लेट्स अज्यूम ये 30 नहीं है, ये 15 है, ये एंट्री 15 से हो जाएगी। और बैलेंसिंग फिर यहां पर आएगा कि यहां पर आएगा? फिर बैलेंसिंग 5 रुपए यहां पर आएगा। तो मैं यहां पे इसकी जरा एक छोटी सी बना देता हूं। लेट्स अज्यूम यहां पे ये 30 नहीं है बल्कि ये है 15, तो फिर बैलेंसिंग यहां पर तो नहीं आएगा। बैलेंसिंग तो इसका मतलब है 5 यहां पर आएगा। क्या ख्याल है? अगर बैलेंसिंग 5 यहां पर आएगा तो मुझे बताइए कि सिनेरियो क्या बन रहा है? सिनेरियो ये बन रहा है कि आपका जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं या हाली ओवरहेड्स हैं
वो क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं डेबिट, ऐसे ही हो रहा है। और एब्जॉर्ब आपने 20 कराए हुए हैं, खर्चा आपका आ गया 15 का, इतने होने चाहिए थे, इतने कर दिए, ज्यादा कर दिए, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, बिल्कुल ओवर एब्जॉर्ब्ड है। क्या करूं, इसको कम कर दूं, नहीं कर सकता, लेजर क्लोज है। इसको कम कर दूं, नहीं कर सकता, लेजर क्लोज है। इसको कम कर दूं, ये कर सकता हूं। तो आप क्रेडिट क्या करेंगे, आप क्रेडिट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल 5 रुपए से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में 20 गए हुए हैं, आपको कितने करने पड़ेंगे, आपको 5 करने पड़ेंगे। उधर ही रखिए, ठीक होगी बात। इसको नोट करें, इस पूरे साइकिल को। आज ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, क्योंकि ओवरहेड्स की बात आपके साथ पहले नहीं हुई थी। इस पूरे साइकिल को नोट करें, उसके बाद फिर आगे कुछ 2-3 बातें हैं वो आपके साथ करता हूं। जी, वहां पे मैंने आपको ये बताया था सर उस चैप्टर के लिए। जी हाँ, आगे जाके अभी मार्जिन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये कंट्रीब्यूशन का आपका आ जाएगा। कल वाला लेक्चर देखा था आपने, समझ आ गया था, आसान ही सवाल था। हाँ बिल्कुल। ओके, अब आगे चलते हैं भाई। सवाल ये है कि ये जो 20 रुपए हैं, क्या ये एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट है या ये टोटल एफएच एब्जॉर्ब्ड है। देखिए, आप एस्टिमेटेड जो यहां पर लिखेंगे ये टोटल एफएच एब्जॉर्ब्ड है, ये टोटल है, ये पर यूनिट नहीं है। ठीक होगी बात। आप यहां पे टोटल ही रखेंगे, यहां पे भी टोटल रखेंगे, और यहां पे कहानी आके 2 मिनट के लिए रुक जाएगी। उसके बाद जब आप सेल्स करना शुरू करेंगे तो वहां से आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो जारी बात है। अब मैंने तो 170 इकट्ठा लिख दिया ना, वरना प्रोडक्शन इकट्ठी तो नहीं सेल होती, एक एक दो दो यूनिट्स करके होते हैं। तो इसका मतलब है यहां से चीजें जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल में जानी शुरू हो जाएंगी, और आप कहेंगे कि अब ये प्रोडक्ट इशू होना शुरू हो गई है, ओके, सेल होना शुरू हो गई है। लेकिन जब आपने 20 यहां से यहां पर किया तो ये एब्जॉर्ब हो गए, टोटल एब्जॉर्ब हो गए, ओके। इसकी बैकग्राउंड क्या होगी, ये 20 रुपए आए कहां से होंगे, ये 20 रुपए आए कहां से होंगे। देखिए, आपने यहां पे सारी वो एलोकेशन अपोर्शनमेंट की होगी, सारा कुछ किया होगा, और आप पहुंचे होंगे बजटेड ओवरहेड्स पे। कैसे ये, कुछ भी आपने बना लिया, आपने यहां से निकाला एब्जॉर्प्शन रेट। मैं आसानी के लिए फिलहाल कहता हूं कि जी वो आ गया 2 रुपए पर यूनिट पे। अब ये 2 रुपए आप यहां पे नहीं लिखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्शन हुई है वो कितनी हुई है। इस बंदे ने कहा मैं 10 यूनिट बना रहा हूं, क्योंकि ये यूनिट 10 खरीदे थे 10 रुपए के हिसाब से,
तो 100 रुपया ये आ गया। उसने कहा मैं 10 यूनिट बना रहा हूं, तो भाई अगर 1 यूनिट में 2 रुपए एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो 10 में 20 नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि जब आप एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे 2 रुपए पर यूनिट, तो उसके बाद आप करेंगे टोटल एफओएच एब्जॉर्ब्ड, टोटल एफओएच एब्जॉर्ब्ड कैसे? फॉर्मूला वही अपना रखें, पहले हम एक्चुअल प्रोडक्शन लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है जी? एक्चुअल प्रोडक्शन जी इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, कैसा ही है। अब आप क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी है 10 यूनिट्स की और एब्जॉर्प्शन रेट है 2, आपका 20 आ गया। क्या ये 20 वही 20 नहीं है जो ये आ रहे हैं, देखें। तो ये जो आपके पास 20 है, ये असल में क्या है? दिस इज एब्जॉर्ब्ड एफओएच, जो आपके उस फॉर्मूले से निकलता है, जो डिफरेंट बेसिस में डिफरेंट हो जाता है। अगर यहां पे ये लेबर आर होता तो फिर मैं क्या करता, एक्चुअल लेबर आर कंज्यूम्ड इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आर, जो अमाउंट आती मैं यहां पे लिख देता, उसको मैं एब्जॉर्ब करवा देता। और ये मेरे पास क्या है 30, दिस इज माय एक्चुअल ओवरहेड्स। और देखें इन दोनों का डिफरेंस ही लेजर में निकलता है, और हमने ये काम पहली स्टेटमेंट फॉर्म में कर लिया है। तो भाई ये जो 20 आपका निकलेगा ना, ये इस तरीके से निकलेगा। जैसे जैसे इसके बाद हो सकता है वो कहे जी मुझे मजीद 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो 15 इंटू 2 30, मजीद 20 के साथ 30 यहां पर आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में देखें एब्जॉर्ब होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और यहां पर पहुंच गया। फिर आगे कॉस्ट ऑफ सेल में बात चली गई, लेकिन यहां तक ये बात एस्टिमेटेड थी। जैसे ही आपने 10 रुपए की एडजस्टमेंट की, अब ये बात एक्चुअल हो गई, अब ये बात एक्चुअल होगी। तो देख ले, आपने 180 कॉस्ट ऑफ सेल का माइनस किया हुआ है, 100 रुपया मटीरियल का, 50 रुपया लेबर का, 150, बाकी का 30 किसका? ओवरहेड का। वो देखें वही एक्चुअल था, बस फर्क इतना हुआ कि शुरू में आप एस्टिमेट लेके चल रहे थे, बाद में जाके आपने उसकी एडजस्टमेंट कर दी और वो आपका एक्चुअल हो गया। अब आपका प्रॉफिट लॉस बिल्कुल ठीक है। बात समझ आती है? तो बस ये पूरी कहानी है जी कॉस्ट इन प्रोडक्शन की। और ये जो आखिरी बात मैंने आपको बताई, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। हाँ भी कोई सवाल? सब अच्छा है? क्या हालात हैं भी बाहर के? कहाँ के? अच्छा आप तो हॉस्टल के रहते हो, कहाँ पे है हॉस्टल? अच्छा उधर तक अमन है सब कुछ? ओके जी। हाँ सैलरीज एंड ओवरहेड भी बात करते हैं, भी इसके अंदर आ रही है बात। अब एंट्री डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, पेज 242 पे आइए भाई। ये तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सारा बता दिया। पेज 242 पे आए। पेज 242 में 1.3 आपको नजर आ रहा होगा, अकाउंटिंग एंट्रीज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नजर आ रहा है। अब ये एंट्रीज ना बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। एंट्रीज बस नेट एंट्रीज यही है, बस 2-4 एडिशन है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। नहीं जी, सबसे पहले है जी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आप करेंगे डेबिट इन्वेंट्री या डेबिट मटेरियल क्रेडिट कैश। क्या वो सबसे ऊपर जो कोने में रेड से एंट्री लिखी हुई है, वो सर वो जरा कैमरा उधर ले जाए, वो एंड पे जो लिखी है डेबिट मटेरियल क्रेडिट कैश, क्या ये वही बात नहीं है? वही बात है, सिमिलर वही एंट्री है। ठीक होगी बात? ओके, तो पहली एंट्री हमारी ये हो गई। उसके बाद है जी इशू ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन फ्लोर वाला आके कहता है रॉ मटेरियल स्टोर वाले थोड़ा सा मटेरियल दे, मैंने प्रोडक्शन करनी है, तो एंट्री क्या करेगा? इस एंट्री को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ना है। पहले वो करेगा डेबिट वर्क इन प्रोसेस, WIP डेबिट, और क्रेडिट करेगा रॉ मटेरियल। क्या यही एंट्री हमने भी की हुई है? हमने भी देखें ये एंट्री की हुई है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है यहां पर। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि जब आपने 100 रुपए का मटेरियल लिया होगा, तो सर मटेरियल जरूरी तो नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट ही हो। मैकडॉनल्ड वाले ने बन लिया होगा डायरेक्ट मटेरियल, उसने चिकन लिया होगा डायरेक्ट मटेरियल, उसने सैलड लिया होगा डायरेक्ट मटेरियल, उसने केचप सॉसेज लिए होंगे डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन हो सकता है कि जो एम्प्लॉय ग्लव्स पहन के बर्गर बना रहा है वो भी मटेरियल हो, है तो वो भी मटेरियल। तो क्या वो 10 रुपए का मटेरियल यहां पर नहीं आएगा? वो भी तो यहां पर आएगा, है तो मटेरियल ही। लेकिन क्या इनडायरेक्ट मटेरियल को मैं डायरेक्ट मटेरियल बोलता हूं? मैं उसको डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं बोलता। मैं तो बोलता हूं कि ये क्या है? ये मेरे लिए ओवरहेड है। याद रखें, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर को भी मैंने ओवरहेड्स बोला हुआ है। तो भाई अगर आपके मटेरियल के लेजर में एक डायरेक्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, वो तो डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में इशू हो जाएगा। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है उसको आप डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बना सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा क्रेडिट मटेरियल डेबिट ओवरहेड्स।
तो इसका मतलब है कि ये एक एक्स्ट्रा एंट्री आपकी यहां पर आ गई, क्या? डेबिट ओवरहेड्स, क्रेडिट मटेरियल। बताइए क्या ये 10 रुपए एस्टिमेटेड है या एक्चुअल है? एक्चुअल है ना, तो तभी तो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे तो एक्चुअल आते हैं सारे, तभी तो देखिए इधर आया हुआ है। बात समझ आ रही है? तो बस ठीक है, मटेरियल का खरीदना तो डेबिट मटेरियल ही होगा। यह एंट्री आपकी 100 के बजाय 110 से हो जाएगी, लेकिन 100 रुपया डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा और 10 रुपए आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आ जाएंगे और यहां से अंडर ओवर की एडजस्टमेंट की फॉर्म में फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगे। बात समझ आ गई? क्या यही काम लेबर में भी हो सकता है? लेबर हो सकती है, कोई लेबर इनडायरेक्ट हो और आपने उसको 5 रुपए पे किए हो, तो जब आपने उसको 5 रुपए पे किए होंगे तो आप डायरेक्ट वर्किंग प्रोसेस में तो नहीं लेके जा सकते जैसे आप इसको लेके गए। आप क्या करेंगे? आप क्रेडिट इसको करेंगे और डेबिट इसको करेंगे, इसको छोड़ दें जो भी लिखा है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी डेबिट ओवरहेड्स 5 रुपए और क्रेडिट लेबर 5 रुपए। क्या ये एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है? एक्चुअल है, तभी तो लेफ्ट साइड पे आए हैं। तो डेबिट साइड पे ओवरहेड्स के लेजर में तमाम एक्चुअल चीजें होंगी और क्रेडिट साइड पे सारी एस्टिमेटेड चीजें होंगी। ओके मेरे दोस्त? हाँ, बस ये एक्चुअल आपके बिल वगैरह सारे वो आ गए, ठीक है। एक्चुअल में 30 के आपके बाकी आ गए, 10 रुपए का इंडायरेक्ट। हमारे सवालों में इंडायरेक्ट मटेरियल इंडायरेक्ट लेबर नहीं होता था ना, जिसको उसने नॉर्मली खुद ही एलोकेट किया होता था। ये वही चीज है, इंडायरेक्ट मटेरियल और इंडायरेक्ट लेबर। ही देखें, ये इंडायरेक्ट मटेरियल आ गया, ये इंडायरेक्ट लेबर आ गया, ये बाकी फजूलियात आ गई, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब कुछ आ गया। लेकिन मैंने सोचा था 20 जाएंगे, वो देखें वो 30, 40, 45 हो गए एक्चुअल में। तो मेरी एस्टिमेशन थोड़ी सी गलत हो गई, अगली दफा बेहतर बना दूंगा इसे, ताकि कॉस्ट ना गलत हो जाए। तो ये तो बिजनेस में चलता ही है भाई, कुछ ना कुछ एस्टिमेट करना ही पड़ेगा आपको। और जो शख्स जितनी खूबसूरती से एस्टिमेट करेगा सेठ का, वो इतना ही प्यारा आंखों का तारा होगा, दुर्शंदा सितारा होगा, और वही फिर आसमान की बुलंदियों पे पहुंचेगा, पैसों की फॉर्म में भी और वैसे भी। एक चहेता होता है ना हर इदारे में, अच्छा सॉरी इदारा नहीं बोलना, हालात बड़े खराब है। ओके, तो भाई अब आइए इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोडक्शन में। देखें, डायरेक्ट मटेरियल को उसने डायरेक्ट वर्किंग प्रोसेस में भेज दिया और क्रेडिट कर दिया उसने रॉ मटेरियल अकाउंट, और प्रोडक्शन इनडायरेक्ट मटेरियल को उसने कहां पे भेजा? और डेबिट ओवरहेड और क्रेडिट मटेरियल। तो इस एंट्री को आप दो में तोड़ भी सकते हैं। डायरेक्ट को कर दें वर्क इन प्रोसेस डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट, और इनडायरेक्ट को कर दें प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। एंट्री समझ आ गई? ओके, ये रिटर्न की एंट्री है भाई, रिटर्न की एंट्री है, तो ये तो सिंपल है, ऊपर वाली एंट्री का रिवर्स ही होगी। अगर कोई प्रोडक्शन फ्लोर से वापस चीज आ जाती है तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा, मटेरियल डेबिट हो जाएगा। और अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल वापस आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? वही मटेरियल डेबिट और ओवरहेड्स क्रेडिट्स। ओके, फिर है जी रॉ मटेरियल रिटर्न टू वेंडर। अब ये एंट्री शर्मिंदगी हो रही है मुझे कराते हुए, ये बातें सारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपके साथ हो चुकी हुई हैं कि आप क्या करेंगे? आप करेंगे पेएबल डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट, या कैश डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट। रिटर्न की एंट्री तो वेरी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, पेरोल, पेरोल को भी छोड़ें, पेरोल मैं भी आज नहीं करवा रहा आपको। ये जो 4 एंट्रीज लिखी है ना, प्रेपरेशन ऑफ पेरोल, पेमेंट ऑफ पेरोल, ट्रांसफर ऑफ सैलरीज, रिकॉर्डिंग ऑफ, इसको भी छोड़ दें। ये मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जब आ जाएंगे ना सैटरडे को, अल्लाह करे, कल मैं देख लूंगा, कल मैं इंशाल्लाह आगे चलूंगा। वैसे मैं आगे कल देखूंगा, मैं कल देखूंगा, अभी आज मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, आज फिलहाल मैं नहीं करा रहा इसको, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी सी ट्रिकी टाइप की हैं। तो आई वुड लाइक कि आप लोग जब आ जाएं सैटरडे को, अल्लाह करे, तो फिर मैं आपको ये करवा दूं एंट्रीज, क्योंकि इसकी बेस पे ना वो लेबर का एक सवाल भी है जो कि हमारा रहता है, ठीक है, तो वो वहां पे देखेंगे। फिलहाल आगे आ जाए, एंट्रीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स, लेबर की एंट्रीज अभी छोड़ दें। ले जी, सबसे पहले दूसरी एंट्री पे आए, एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट कॉस्ट। सबसे पहले आपने एब्जॉर्प्शन रेट निकाला होगा, एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के बाद आपने ये फॉर्मूला लगाया होगा टोटल एफएच एब्जॉर्ब का, आपके पास एक अमाउंट आई होगी, और उस अमाउंट से आपने क्या एंट्री करनी है? एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू प्रोडक्ट कॉस्ट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट। क्या यही एंट्री हमने की थी? यही की थी ना? ओके, आगे चलें। उसके बाद आपका एक्चुअल बिल आया था, एक्चुअल बिल आया था, तो पहली एंट्री पे वापस आ जाए, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट हुए थे? क्या क्रेडिट कैश हुआ था? बिल्कुल हुआ था। एक सवाल है मेरा आपसे,
क्या सारे ओवरहेड्स ही क्रेडिट कैश होंगे? हम तो देखते थे कि ओवरहेड्स के अंदर कोई डेप्रिसिएशन भी आ जाती थी। क्या ख्याल है? तो सर जब डेप्रिसिएशन एक्चुअल आएगी ना, तो उस केस में आप क्रेडिट कैश नहीं कर रहे होंगे, आप क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर रहे होंगे। वो तो कैश नहीं है ना, लेकिन हमारा ओवरहेड तो है। तो इसीलिए ओवरहेड जो आपके 30 रुपए के हैं, हो सकता है ये कैश वाले हो, बिल हो, रिपेयर मेंटेनेंस हो, ट्रैवलिंग हो, वो तमाम चीजें हो, लेकिन डेप्रिसिएशन भी तो एक ओवरहेड है हमारा। क्या ख्याल है? तो अगर डेप्रिसिएशन एक ओवरहेड है, उसमें मैं क्रेडिट कैश तो नहीं कर सकता, वो कौन सा कैश पे हो रहा है मेरा? तो उस केस में फिर क्रेडिट क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। दैट विल बी क्रेडिट एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके मेरे दोस्त, मजा आ रहा है? केला बैठा है आज तो भाई, बादशाह है पूरी क्लास का। जितना दिल करता है 2 मिनट उस बेंच पे बैठता है, 3 मिनट उधर जाके बैठता है, 4 मिनट उधर जाके बैठता है। मौज लगी हुई है भाई की, सब अच्छा है। कोविड के दिन याद आ गए यार, कोविड पूरा अकेले पढ़ाया था, ऐसे पूरा अकेले पढ़ाया था। हाँ, कैमरे की तरफ देख के पढ़ाया था, बस कैमरामैन भाई होते थे, एक मैं होता था, बस हम 2 होते थे। लेकिन उसमें एक चीज़ थी, जब दिल करो लेक्चर आकर रिकॉर्ड करा लो, वो बड़ा सुकून था। जब दिल करता था आराम से आते थे, अगलों को पता भी, एक दिन में 4-4 भी करा लेते थे, 4 दिन स्कूल। कोई बात नहीं, यही ठीक है यार, वो सुकून ठीक नहीं है। एवी फजूल की टेंशन पड़ी रहती थी, कोविड आ गया हुआ है, अभी टेंशन ना पड़ जाइए। शुरू शुरू में तो डर भी बहुत था उसका, शुरू शुरू में बहुत डर था उसका। खैर एनीवेज, चलें आगे चलें। बैठे हैं सारे, देखें कॉफ़ी या कप हाथ में पकड़े हुए हैं, चाय किसी ने पकड़ी हुई है, एसी चलाए हुए हैं, आईफोन अपने पास रखे हुए हैं, पढ़ रहे हैं साथ 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 2.5x पे लेक्चर सुना हुआ है। ऐसी है ना, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। उसके बाद है जी अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट आएगी। क्लोज अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स इन केस ऑफ अंडर, अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे तो फिर क्या होगा जी? डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट एफओएच। कैसे ही होगा? अंडर एब्जॉर्ब में आप कॉस्ट ऑफ सेल में कम लेके गए होंगे ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाने की जरूरत है, तो डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट एफओएच। और ओवर एब्जॉर्ब के केस में क्या होगा? ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री वैसे लिखी नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन लिखनी चाहिए थी यहाँ पे, कि साइड पे बेशक लिख लें। ओवर एब्जॉर्ब के केस में डेबिट हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल, ओवर एब्जॉर्ब के केस में प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ठीक होगी बात? ओके। उसके बाद अगली एंट्रीज तो बिल्कुल सदाबहार सी हैं। ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटेड गुड्स टू फिनिश गुड्स, डेबिट फिनिश गुड हो जाएगा, क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे ही है। फिर एंट्रीज जब चीज़ें सेल होंगी तो सेल की रिकॉर्डिंग होती है, डेबिट रिसीवेबल, डेटर कैश या फिर क्रेडिट सेल्स। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, क्रेडिट फिनिश गुड, ये मसला तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्लोज कॉस्ट ऑफ सेल, इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल चली जाएगी, और क्लोज सेल्स अकाउंट सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकी एंट्रीज तो बिल्कुल सिंपल सी हैं, ठीक होगी बात। इन एंट्रीज तक किसी को कोई मसला? कोई मसला नहीं। लेबर की एंट्रीज मैंने फिलहाल छोड़ी हैं, ओके। ले जी, ये तो एक जेनेरिक किस्म का कॉन्सेप्ट था जो कि आपके सामने चल रहा था कि ये एंट्रीज हैं जिनसे आप गो थ्रू हो गए, लेबर को छोड़ के। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फैक्ट्री कंपनी के 2 हिस्से हैं, ये बात, बिजनेस के 2 हिस्से हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के। एक है जी उनका हेड ऑफिस, और दूसरी है जी उसकी फैक्ट्री, ऐसे ही है। अब सवाल मेरा ये है कि बहुत सी चीजें आपकी फैक्ट्री में हो रही होती हैं, बहुत सी चीजें आपकी हेड ऑफिस में चल रही होती हैं। हेड ऑफिस वाले को नहीं पता होता कि रॉ मटेरियल कितना मटेरियल स्टोर से निकला और वर्क इन प्रोसेस में गया, ये उसको तो नहीं पता होता। अब सवाल ये है कि वो एंट्री कैसे करेगा? बताइए, वो कैसे करेगा? ये दोनों आप कह रहे हैं कि पहले अलग अलग बनाएंगे, दोनों मैच कर लें, ओके। प्रॉब्लम आपको समझ आ गई कि बहुत सा काम फैक्ट्री में हो रहा होता है, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस। मेरे ख्याल में शायद यहां से लेके ना ये चीजें यहां तक सारा कुछ फैक्ट्री में हो रहा होगा, और हेड ऑफिस वालों को कानो कान खबर नहीं होगी कि क्या हो रहा है।
तो भाईजान इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं जो कि हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम्स दो तरह के होते हैं जी। एक होता है जी इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, और दूसरा होता है जी इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम। इसकी कुछ झलक ना आपने शायद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी देखी होगी, लेकिन आई थिंक आपने इसकी डिटेल एंट्रीज पढ़ी है वहां पे। डिटेल एंट्रीज नहीं आपने पढ़ी हुई वहां पे नहीं है कोर्स में। आपने जस्ट ये जो है ना वो ये पढ़ा हुआ है कि दो तरह की चीजें होती हैं। अब होता क्या है जी, होता ये है कि ये जो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है ना, ये है जी सिंगल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। एक ही अकाउंटिंग, एक ही बुक्स मेंटेन होंगी। कैसे होंगी वो तो देखेंगे हम। और यहां पे अच्छा, ये डबल रिकॉर्ड्स मैंने लिख तो दिया है। डबल रिकॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि एक सही वाला है गलत वाला, ऐसा नहीं है। डबल सेट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि फैक्ट्री प्लस हेड ऑफिस दोनों जगह पे मेंटेन हो रहा होगा। फैक्ट्री वालों का अपना, हेड ऑफिस वालों का अपना। डुप्लीकेशन भी नहीं है ये। फैक्ट्री वाले अपने एरिया की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हेड ऑफिस वाले अपने एरिया की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और बाद में उनको क्लब कर रहे हैं। ये हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि जी ये दोनों अपनी अपनी डेडेंट की मस्जिद बना के बैठे हुए, ऐसा नहीं है। तो भाईजान एक इंटरलॉकिंग है और एक इंटीग्रेटेड है। दोनों के अंदर एंट्रीज का फ्लो यही है जो आपको बता दिया गया है, जो अभी आपको पढ़ाया है। दोनों के अंदर एंट्रीज का फ्लो ये है, बस कुछ कांड छांड है दोनों के अंदर। इंटीग्रेटेड तो शायद यही कॉपी पेस्ट है जो आपको बता दिया है। बस ये बताना रह गया है कि, बल्कि छोड़ें, वो भी छोड़ें, बस यही है जो पढ़ लिया है। इंटरलॉकिंग के बारे में आपसे बात करनी है कि इंटरलॉकिंग की एंट्रीज क्या होंगी, तो वो वक्त आएगा तो देख लेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, ओके। अब आप लोगों के पास गालिबन माजी के पर्चा जात तो होंगे, किताब तो सबके पास है। मेरी आपसे गुजारिश है कि 17 से रुजू फरमाएं, सॉरी ना फरमाएं। अब सवाल ये है, तू मान या ना मान, ये वक्त वक्त की बात है। आज बन गया खुद सवाल हूं, कभी हर सवाल का जवाब था। ये शेर आपको पहले भी सुनाया हुआ गालिबन। अच्छा, लेबर कॉस्ट भी आ रही है सब में। सवाल तो बड़े बड़े अच्छे सवाल हैं इसके सारे सवाल ही 6 के 6 सवाल इसके बड़े ज़बरदस्त किस्म के सवाल हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस वक्त आपको कौन सा सवाल होमवर्क में दूं, लेकिन ये सवाल दिया जा सकता है। इसमें मुझे थोड़ी से कम मसले मसाइल लग रहे हैं। हाँ बस ठीक है, मेरे ख्याल में ये काम चल सकता है। सर सवाल नंबर 3 है जी, मिस्टर आज़ाद वाला। इसके अंदर लेबर के मुतालिक बस एक ही बात लिखी हुई है, और वो लिखा हुआ है जी डायरेक्ट वेजेस, लिखा हुआ है 50,200। तो डायरेक्ट वेजेस की एंट्री तो आपको पता है क्या होती है, डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट लेबर, पता ना आपको। वो एंट्रीज मैंने आपको लिख दी है, तो हमारा काम चल जाएगा। बाकी मटीरियल, ओवरहेड्स, सारा कुछ आपके सामने है। तो सर ये आपने 5 अकाउंट्स जो है ना, ये कल बना अब ऑनलाइन वाले बनाकर आएंगे तो नहीं, वो बनाएंगे बस, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात मान लेंगे, लेक्चर देख लेंगे, होमवर्क कर लेंगे, क्योंकि इज्जत वो नहीं होती जो सामने की जाए। सामने तो सब लोग इज्जत कर लेते हैं, इज्जत वो होती है जो गायब में की जाए, बाद में की जाए। तो अगर आप लोग वाकई में इज्जत करते हैं तो ठीक है, सवाल आप कर लेंगे, बात मान लेंगे मेरी। अदरवाइज सर फिर मैं तो यही कह सकता हूँ कि देखें ये आपकी अपनी अब करियर है, आपका अपना है। मैं तो आपको बस प्यार मोहब्बत से कह ही सकता हूँ कि कर लें सवाल, आगे आपकी मर्जी। ठीक होगी बात? तो सर ये सवाल नंबर 3 आपने कल करके आना है। कल का इंशाल्लाह हमारा टारगेट ये होगा कि कल मैं आपको लेबर की एंट्रीज जो है वो बता दूंगा। ओके, लेबर की एंट्रीज कल हम कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? उसके बाद फिर हम यही वाला सवाल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर अगर वक्त बचा हमारे पास तो मैं आपके साथ ये इंटरलॉकिंग भी डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा 2 से 3 दिन का है, लेकिन शायद हालात की वजह से मैं स्ट्रेच करके इसको एक आधा दिन ऊपर ले जाऊँ, क्योंकि क्लास भी मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ जान के ही, पूरा टाइम नहीं ले रहा। कोई 45-50 मिनट की क्लास या घंटे की मैक्सिमम क्लास रखूँगा 1-2 दिन तक, ताकि ज़रा आप लोगों का भी जो है ना ज़रा ऑनलाइन कम ही रहे।
तो बहरहाल ये बातें इसलिए थी कि थोड़ी सी आसान बातें थी, मैंने आपको बता दी, समझ आने वाली थी। बाकी बातें फिर इंशाल्लाह आप कल करते हैं। कोई सवाल आपका? कल मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।